Yes, good morning everyone. Today we will discuss the back exercise of the poem हम पंछी उन्मुक्त गगन के कि आज हम बैक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। रेज हैंड्स फॉर द आंसर्स। अपने हैंड रेज करिए और उसको मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगी। यस, तनवीर अपने आप को अनम्यूट करिए। तनवीर, मैम, हाँ जी। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि वह आजाद रहना चाहते हैं। उन्हें खुले आसमान में उड़ना अच्छा लगता है और वो स्वतंत्र और वो पिंजरे में बंद रहकर गाना और उड़ना भूल जाते हैं। हाँ, जिस तरह की मनुष्य को आज़ादी बहुत अधिक प्रिय होती है, उसी तरह ही जो है वो पंछियों को भी आज़ादी बहुत प्रिय है। और अगर कोई मनुष्य उनको पिंजरे में बंद कर देता है, कैद कर लेता है, तो वो उन्हें पसंद नहीं आता, क्योंकि खुले आसमान में उड़ना उन्हें बहुत पसंद है। चाहे उन्हें लाख सुख सुविधाएं प्रदान की जाए, लेकिन आज़ादी जो है उन्हें बहुत अधिक प्रिय है। इस कारण वे पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। क्वेश्चन नंबर 2, पक्षी उन्मुक्त मतलब आजाद रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। यस वर्लीन, वो कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। यस, पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं कि वह खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, वह झरनों का पानी पीना चाहते हैं, वो खुले आसमान में उड़कर गाना गाना चाहते हैं। हाँ, उनके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, जिन्हें जैसे कि मनुष्य के मन में होती है कि वो दूर गगन में, आकाश में दूर तक उड़ना चाहते हैं। जैसे कि मनुष्य जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों को पाना चाहता है, इसके लिए वो प्रयास भी करता है। और अनार रूपी तारों को जो पक्षी जो है अनार रूपी तारों को चुगना चाहते हैं। जो अनार के रूप में तारे हैं, उनके दानों को चुगना चाहते हैं। और दूर गगन तक, जहाँ तक धरती और आसमान आपस में मिल रहे प्रतीत होते हैं, वहाँ तक लंबी लंबी उड़ाने भरना चाहते हैं। झरनों का जल पीना चाहते हैं, नदियों नालों का में से जो जल पीना चाहते हैं। तो उनके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, जिन्हें वह आज़ाद रहकर, उन्मुक्त रहकर पूरी करना चाहते हैं। उसके बाद भाव स्पष्ट करें। बताया गया है कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सो की डोरी। तो ये हमने पोएम में ही कर लिया था कि जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए से प्रतीत होते हैं, वे केवल कल्पनाओं में ही होते हैं। ऐसा होता नहीं है, लगता है कि मिल रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे होते। वे उस आकाश में, उस क्षितिज तक उड़ना चाहते हैं, और ऐसा करते हुए चाहे उनकी सांसें ही क्यों ना बंद हो जाएं, चाहे उनके प्राण ही क्यों ना चले जाएं, उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है, उन्हें मृत्यु का कोई डर नहीं है। वे केवल लंबी उड़ानें भरना चाहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद एक क्वेश्चन और ऐड करो। सोने की सलाखों में रहकर पक्षी, सोने की सलाखों में बंद पक्षी क्या भूल गए हैं। आप 1-2 वर्ड्स में इसका आंसर दे सकते हो कि सोने की सलाखों में बंद पक्षी क्या भूल गए हैं। यस, हु विल गिव द आंसर। क्या भूल गए हैं? वेरी क्लियर आंसर। मान्या, अनम्यूट करो। सोने की सलाखों में रहकर पक्षी उड़ना और गाना गाना भूल गए हैं। यस, वेरी गुड। उसके बाद कविता का भावार्थ बताए। आपको कविता का, जो भी आपने कविता को पढ़ा है, उसको, उसका भाव अर्थ क्या है,
आप अपने शब्दों में अपनी नोटबुक पर लिख सकते हो। ये क्वेश्चन आप ऐड कर लो, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो भी कविता में आपने पक्षियों के बारे में पढ़ा वो आप अपने शब्दों में भावार्थ के रूप में लिख सकते हो। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ यू ओपन योर ग्रामर बुक। आप अपनी ग्रामर बुक जो है वो खोल लीजिए, ठीक है। पेज नंबर 147, वाक्य विचार का टॉपिक आज हम करेंगे। वाक्य किसे कहते हैं? आपने बचपन में वाक्य रचना सीखी थी। पहले आपने शब्दों का ज्ञान प्राप्त किया, छोटी क्लासेस में आपने शब्द बनाने सीखे। सबसे पहले आपने वर्णमाला सीखी थी, फिर उसके बाद उन्हें जोड़कर आपने 2 लेटर्स, 3 लेटर्स, 4 लेटर्स वर्ड सीखे थे, ये सब आपको याद है। फिर उन शब्दों का प्रयोग करके आपने वाक्य बनाना सीखा और एक वाक्य में शब्दों का सही जगह पर प्रयोग करना सीखा ताकि वो वाक्य आपका एक करेक्ट सेंटेंस हो। ये सब आप सीख चुके हो। अब देखो कि आज हम वाक्य विचार का टॉपिक कर रहे हैं। अपनी बुक पर देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कुछ सेंटेंसेस बताए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट आपको दिया गया है, इसमें बताया है कि रोहन सड़क पर साइकिल चला रहा है। फर्स्ट सेंटेंस आपको दिया गया है, ठीक है। और दूसरा दिया गया है बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बिल्ली दूध पी रही है। अब उपयुक्त ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त सभी शब्द सार्थक है। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका कोई अर्थ निकलता हो। सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो, और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। यहाँ पर सार्थक शब्दों का प्रयोग करके और वे इस प्रकार व्यवस्थित है मतलब जहाँ उनका स्थान होना चाहिए, सही जगह पर उनका प्रयोग जो है वो किया गया है। सही जगह पर उनका इस्तेमाल करके एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाया गया है। अतः ये सभी वाक्य हैं। और अगर हम इसकी परिभाषा के अनुसार देखें तो शब्दों के व्यवस्थित क्रम एवं सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और अगर मैं कोई उल्ट पुल्ट शब्द बोलती हूँ, मान लो मैं बोलती हूँ जा, स्कूल, बच्चे रहे हैं, तो आप कहोगे मैम ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, आपको सुनने में कुछ अजीब लगेगा, आपको लगेगा नहीं दिस इज नॉट करेक्ट सेंटेंस। और अगर मैं बोलती हूँ कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वह एक सही, व्यवस्थित और सार्थक वाक्य है, वह एक सही वाक्य है। और वाक्य बनाना, शब्दों का प्रयोग वाक्यों में आपने करना सीखा है। अब वाक्य रचना के बारे में हम जानेंगे। कर्ता जो काम करने वाला है, क्रिया जो काम वो कर रहा है। कर्ता और क्रिया वाक्य के अनिवार्य मतलब जरूरी अंग होते हैं और इसके बिना वाक्य नहीं बनते। उसमें कर्ता भी होगा, उसमें क्रिया भी होगी, और ये जब हम कर्ता और क्रिया होते हैं तो ही वाक्य बनता है, इसके बिना वाक्य नहीं बनता। वाक्यों की रचना के लिए दोनों तत्वों का होना जरूरी है। और वाक्य में और भी अनेक तत्व होते हैं, जैसे कि उद्देश्य और विधेय। कर्ता और क्रिया के आधार पर हम वाक्यों को 2 भागों में बांटते हैं। वाक्य को 2 भागों में बांटा जाता है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आपने इंग्लिश में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का टॉपिक किया हुआ है। अब उद्देश्य क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जिसके विषय में कोई बात की जाती है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। यहाँ पर रेड बोल्ड लेटर्स देखो, जैसे पहले वाक्य में रोमा कार चलाती है। रोमा क्या है? यहाँ पर रोमा एक कर्ता है और कर्ता के विषय में जो बात की जा रही है उद्देश्य, कि जिसके विषय में कोई बात की जाए वह उद्देश्य कहलाता है। राधिका पढ़ रही है, घोड़ा दौड़ रहा है, तो ये सभी वाक्यों में जो है रोमा, राधिका, घोड़ा जो है वो उद्देश्य का काम कर रहे हैं। अब उसके बाद है नंबर 2 पर 2 भागों में बांटे हैं। ये हमेशा वाक्य को कि कितने अंग हैं, कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य और विधेय।
आपको एग्जाम में उद्देश्य और विधेय चुनना आ सकता है। यहाँ अंडरलाइन करके आपको दिया गया है, तो बताइए कि वह उद्देश्य है या विधेय है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे। विधेय क्या है? अब सब्जेक्ट के बारे में तो हमने जान लिया, उद्देश्य के बारे में जान लिया, अब विधेय क्या है? विधेय उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ कहा जाए, उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। अब यहाँ पर देखो रेड लेटर में जो दिया गया है, जैसे सोनल। अब सोनल के बारे में कहा गया है कि वो नाच रही है। अब नाच रही है यहाँ पर विधेय है, और यहाँ पर उद्देश्य अगर कोई पूछ ले तो सोनल उद्देश्य है, नाच रही विधेय है। सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे विधेय हैं और सैनिक यहाँ पर उद्देश्य है। अब उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है कि सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, वह विधेय कहलाता है। माँ आज छोले भटूरे बना रही है, माँ उद्देश्य है और छोले भटूरे बना रही है, आज छोले भटूरे बना रही है, यहाँ पर यह विधेय है। उसके बाद नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट पेज टर्न करो अपना, और इससे हमें पता चलता है कि वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो भी जानकारी दी गई हो उसे हम विधेय कहेंगे, ये भी मैंने बताया। अब वाक्य का विस्तार भी किया जाता है, जैसे कि उद्देश्य और विधेय के विस्तार के रूप में भी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे एक सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल लिया गया है, जस्ट अ मोमेंट। वीर सैनिक क्रूर शत्रु को दूर खदेड़ता चला गया। सैनिक उद्देश्य है यहाँ पर, वीर उद्देश्य का विस्तार है, उद्देश्य का विस्तार है। इस तरह से शत्रु को खदेड़ना जो है वह विधेय है, शत्रु को खदेड़ना जो है वो विधेय है। जब क्रूर दूर तक, विधेय का विस्तार है, विधेय का विस्तार है कि विधेय जो भी हो उसका विस्तार कर दिया जाता है कुछ शब्दों को जोड़कर। इसको किस तरह से विस्तार के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले सेंटेंस है कि पहला सेंटेंस में वो फॉर एग्जांपल यहाँ लेती हूँ, लड़का फुटबॉल खेल रहा है। अब देखो लड़का यहाँ पर उद्देश्य है और फुटबॉल खेल रहा है विधेय है, ये बहुत क्लियर हो रहा है सेंटेंस से। अगर उसकी जगह पर जोड़ दिए जाएं कुछ और शब्द, नीली कमीज वाला लड़का, नीली कमीज वाला लड़का फुटबॉल खेल रहा है, तो लड़का तो उद्देश्य है, नीली कमीज वाला उसका विस्तार हो जाएगा, और ये अधिकतर विशेषण के रूप में ही, ज्यादातर विशेषण शब्दों का प्रयोग करके होता है। और फुटबॉल खेल रहा है यहाँ पर विधेय है। अब उसके बाद और भी तरह से हो सकता है, लंबा लड़का भी हो सकता है। 10 नंबर जर्सी, जर्सी होता है टी शर्ट वाला लड़का फुटबॉल खेल रहा है, तो उद्देश्य के साथ कई शब्दों का प्रयोग करके उसका विस्तार कर दिया जाता है। इसी तरह विधेय के साथ भी कुछ शब्दों का प्रयोग करके उसका भी विस्तार कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में, कृष्ण माखन चुराते हैं। कृष्ण जो है वो, श्री कृष्ण जो है वो उद्देश्य है और माखन चुराते हैं विधेय है। लेकिन अगर विधेय का विस्तार यहाँ पर कर दिया जाए तो चुपके से माखन चुराते हैं, मतलब माखन चुराते हैं तो विधेय था, चुपके से साथ में जोड़ा गया तो ये विधेय का विस्तार हो गया। और चुपके से सारे घरों का माखन चुराते हैं, यह भी विधेय का विस्तार है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि वाक्य जो है इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में। उद्देश्य और विधेय 2 भागों में बांटा जा सकता है। उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अपनी बुक का 147, 142 पेज जो है वो आज आप इसको स्टडी करो, और उसके बाद आप जो है इसके लाइन के बाद, जहाँ तक मैंने स्लाइड शो की है, इसके बाद आप अंडरलाइन कर लीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर लो अपनी बुक पर और वहाँ पर लिख लो PT1। PT1 में केवल आपको यहाँ तक ही आएगा। उसके बाद पेज नंबर
आप आइए 153 ओपन करो, पेज नंबर 153 पर जो एक्सरसाइज नंबर 3 दी गई है, पेज नंबर 153 पर एक्सरसाइज नंबर 3 जो है उसमें क से लेकर ज तक आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। ये सेंटेंसेस आज आपने अपनी बुक पर ही सॉल्व कर लेने हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, और मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी आपका होमवर्क क्या है, लेकिन आज आपने इसको अच्छे से स्टडी करना है। हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको जो है वो एग्ज़ाम में आ जाए और उस टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर। Now students, please open page number 168. आज हम मुहावरे करेंगे। पीटी 1 में आपके 1 से लेकर 15 तक मुहावरे आएंगे और आज हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मुहावरे का क्या अर्थ है। जब कोई शब्द समूह, शब्दों का समूह, पद या वाक्यांश लगातार प्रयोग में लाया जाए और वह कोई सामान्य अर्थ ना देकर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे, किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करने लगे, तो वह मुहावरा कहलाता है। प्राचीन काल से ही मुहावरों का प्रयोग हिंदी भाषा को और अधिक स्पष्ट बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग करके हम अपनी बात को स्पष्ट रूप में दूसरे को बता सकते हैं और भाषा को आकर्षक बना सकते हैं। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, ये कभी भी पूरा वाक्य नहीं होता। वाक्यांश मीन्स वाक्य का अंश होता है और प्रत्येक वाक्यांश भी मुहावरा नहीं हो सकता। इस बात का विशेष तौर पर आपने ध्यान रखना है कि मुहावरा किसी अर्थ विशेष रूप में ही रूढ़ हो जाता है। रूढ़ हो जाता है, उसका रूप जो है ज्यों का त्यों प्रयोग में लाया जाता है। और जैसा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं, जैसे बेटा परीक्षा के दिन नजदीक आ गए इसलिए तुम अपनी कमर कस लो। देखो माँ अपनी कमर कस ली, अब मेरे अंक अधिक आएंगे ना। यहाँ पर बच्चे ने कमर कस लो का अर्थ गलत लिया है। कमर कस लो का यहाँ पर अर्थ है मतलब पूरी तरह तैयार हो जाओ। कमर कसने का अर्थ यहाँ क्या है? पूरी तरह तैयार हो जाओ। अच्छा, आप भाषा में मुहावरे का प्रयोग कर रही हैं, वो बताता है कि स्कूल में मैम ने भी बताया था कि मुहावरे सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ देते हैं। और यहाँ पर विशेष अर्थ क्या दिया गया है कि कमर कस लो मतलब तैयार हो जाओ। मुहावरों संबंधी कुछ विशेष बातों का अपने उनकी विशेषताएं हैं, इनका ध्यान रखना है कि मुहावरों का प्रयोग वाक्यांशों के रूप में होता है, स्वतंत्र वाक्य के रूप में इसका कभी प्रयोग नहीं होता, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया है। मुहावरे का शब्दार्थ न लिखकर उसका संकेतिक, जो वो संकेत दे रहा हो, इशारा दे रहे हो, और लाक्षणिक अर्थ लिखा जाता है जो लक्षण बता रहा हो। मतलब मुहावरों के अर्थ नहीं, शब्दों के अर्थ नहीं लिखने हैं जो मुहावरे में शब्द प्रयोग किए गए, बल्कि जो वो मुहावरा संकेत दे रहा है, जिस अर्थ को प्रकट कर रहा है, वो हमने लिखना है। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में, ऊपर वाले उदाहरण में माँ ने कहा कमर कस लो, बच्चे ने अपने कमर को कस लिया, उसने एक कपड़ा बांध लिया। वो गलत अर्थ ले रहा है, वो सिर्फ शाब्दिक अर्थ ले रहा है, लेकिन उसका संकेतिक अर्थ ये है कि तैयार हो जाओ। मुहावरे का मूल रूप नहीं बदलता, ये ज्यों के त्यों ही प्रयोग में लाए जाते हैं। हम इनका रूप बदलकर प्रयोग में नहीं ला सकते और प्रसंग के अनुसार ही अपने अर्थ देते हैं। जो प्रसंग हो, जो बात हो रही हो, उसके अनुसार ही ये अपना अर्थ बताते हैं। मुहावरों के शब्दों को पर्यायवाची शब्दों में नहीं बदल सकते, हम इनका पर्याय शब्द नहीं लिख सकते। इनकी क्रियाएं लिंग, वचन, कारक और वाक्य के अनुसार भी बदल
जाती है। और जैसे कि अगर तो स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के अनुसार, और अगर वचन में बहुवचन है तो बहुवचन के अनुसार या एक वचन के अनुसार ये क्रियाएं जो है वो वाक्य में बदलती है। अब उसके बाद नेक्स्ट पर आइए, 1 से लेकर 15 मुहावरों के बारे में हम बात करेंगे। पहला मुहावरा दिया गया है श्री गणेश करना। श्री गणेश का अर्थ होता है किसी काम की शुरुआत करना, जैसे कि किसी फैक्ट्री का शुभारंभ करना, श्री गणेश करना, किसी घर में कार्य का श्री गणेश करना, किसी उत्सव का श्री गणेश करना, मतलब किसी काम की शुरुआत करना, काम शुरू करना। भारतीय संस्कृति में किसी काम भी कार्य का श्री गणेश करने से पहले ईश्वर की उपासना की जाती है, मतलब पूजा की जाती है। आपको मुहावरे का अर्थ समझना है और अर्थ के अनुसार ही उसका प्रयोग वाक्य में लाना है। और जहां भी आप वाक्य में मुहावरे का प्रयोग करें उसे आप अपने पेन से, पेंसिल से, व्हाटएवर यू हैव, उससे अंडरलाइन करें, ताकि समझने वाले को भली भांति अंदाजा हो जाए कि आपने वाक्य में यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया है और ये अच्छा भी प्रभाव देता है। जैसे कि अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, वाक्य में प्रयोग हम अंधे की लाठी, मतलब वाक्य प्रयोग किस तरह करेंगे। श्रवण कुमार की कहानी आप सब बच्चों ने सुनी होगी। वे अपने माता पिता के, श्रवण कुमार अपने माता पिता के अंधे की लाठी थे, मतलब एकमात्र उनका सहारा थे। माता पिता अंधे थे और वही उनकी सेवा किया करते थे। रोड़े अटकाना। नेक्स्ट, रोड़े अटकाना मतलब किसी की काम में कोई बाधा उत्पन्न कर देना, किसी के काम में रोड़े अटकाकर उसमें कोई रुकावट पैदा करना। बाधा मतलब रुकावट पैदा करना। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना, स्पष्ट इनकार करना। मान लो कि अपने अपने किसी मित्र से कोई चीज़ मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया, मतलब स्पष्ट इनकार कर दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा। लकीर का फकीर होना, पुरानी परंपराओं को घसीटना, कि जैसे जो प्राचीन काल से रूढ़िवादी विचारधाराएं, परंपराएं, रीति रिवाज चले आ रहे हैं उनको घसीटते जाना, उन्हीं के अनुसार चलना। तो हमें समय के साथ अपने विचारों का परिवर्तन करना चाहिए, विचारों को बदलना चाहिए, ना कि लकीर का फकीर बने रहना चाहिए। नेक्स्ट है हाथ मलना, बहुत पछताना। कुछ बच्चे पहले तो मेहनत नहीं करते और जब ये समय निकल जाता है, फेल हो जाते हैं या कम अंक आते हैं तो हाथ मलते रह जाते हैं। छाती पीटना मतलब शोक मनाना। घर में लड़के की, इकलौते पुत्र की मृत्यु हो जाने के कारण माँ छाती पीट पीट कर रो रही थी। 9-2-11 होना, 9-2-11 होना भाग जाना। पुलिस को देखते ही अपराधी 9-2-11 हो गया, मतलब वहां से भाग गया। हाथ बटाना, सहायता करना। आजकल जैसे लॉकडाउन है तो बहुत सारे बच्चे अपने माँ के घर के कामों में भी हाथ बटाते हैं, उनकी सहायता करते हैं। किताबी कीड़ा होना, हमेशा पढ़ते रहना, किताबों में घुसे रहना, किताबें ही पढ़ते रहना, ना खेलना नहीं किसी के साथ, ज़्यादा किसी के साथ बात नहीं करना। रोहन हर समय पढ़ता रहता है, वह तो किताबी कीड़ा है। बाएं हाथ का खेल, सरल काम। सचिन तेंदुलकर के अर्धशतक मतलब हाफ सेंचुरी 50 बनाना बाएं हाथ का खेल है, मतलब उनके लिए बहुत ही सरल काम है। या आप इस तरह से भी बना सकते हो कि 12वीं की परीक्षा पास करना बाएं हाथ का खेल नहीं है, मतलब मुश्किल काम है, सरल काम नहीं है। रंग में भंग डालना, मजा किरकिरा होना। जैसे कि शादी के मतलब अवसर पर घर में जो था उत्सव रखा गया था और उस समय बहुत अधिक तेज बारिश होने लगी तो रंग में भंग पड़ गया। दो टूक बात करना, स्पष्ट बात कर देना, जैसा मतलब अपने मन में नहीं कोई बात रखनी, कि साफ ही कह देना मेरे पिताजी तो दो टूक बात करने में विश्वास करते हैं। मतलब बात को घुमा फिरा के नहीं करना, जो मन में हो, जो साफ स्पष्ट हो उसी को कह देना, मतलब दो टूक बात करना। अप टू द पॉइंट इन इंग्लिश में करते हो ना आप, अप टू द पॉइंट कहना। हथियार डालना, हार मान लेना। डाकुओं ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए, मतलब हार मान ली। हथियार डालना, हार स्वीकार कर लेना, हार मानना। दिन दूना रात चौगुना, तेजी से उन्नति करना। यहाँ पर दिन दुगनी रात चौगुनी
भी हो सकता है, बोथ आर द सेम थिंग, मतलब बहुत तेजी से उन्नति करना। वरुण बहुत परिश्रमी है, वह दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है। तो यहाँ 1 से लेकर 15 तक मुहावरे आज मैंने डिस्कस किए हैं। इन मुहावरों को आज आपने अच्छे से लर्न कर लेना है, इसको प्रॉपरली लर्न करना है, और साथ ही साथ जो मैंने वाक्य का टॉपिक करवाया है उसको भी आज रिवाइज करना है, और इन मुहावरों को लर्न करना है, और अपना जो पेंडिंग वर्क है वो बच्चे कंप्लीट करते जाइए। साथ में मैंने आज आपको बैक एक्सरसाइज ऑफ फर्स्ट पोएम हम पंछी उन्मुक्त गगन के करवाई है। तो जिन बच्चों ने अपना सारा वर्क कंप्लीट कर लिया है वो बैक जो असाइनमेंट उसके रिलेटेड जो शेयर किया ग्रुप में, उसको अपनी नोटबुक पर आज करना है। थैंक यू ऑल फॉर टुडे।